नमस्कार। 16 दिनों में दूसरी बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकाने पर छापेमारी हुई है। इस बार ईडी ने नहीं बल्कि सीबीआई ने छापेमारी की है। पहले शराब घोटाले वाले मामले में 10 जून को भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी हुई थी। इस बार सीबीआई ने महादेव सट्टा वाले मामले में पदुम नगर भिलाई 3 स्थित भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 4 मार्च 2024 को भूपेश बघेल नामजद आरोपी थे। 21 अन्य आरोपियों के साथ 5वें नंबर पर भूपेश बघेल का नाम था। तब बताया गया था कि 508 करोड़ रुपए की जो एक्सटॉर्शन मनी ली गई है और हर महीने जो 450 करोड़ रुपए दुबई में बैठे महादेव सट्टा के संचालकों से पैसे लिए जाते थे, उस मामले में गहराई से जांच चल रही है। करीब साल भर बाद अब जब छापेमारी हुई है तब वहां कई बातें खुलकर सामने आ रही है। इस बार भी हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर वो सारे हालातों को समझने की कोशिश की जो राजनीति के कारण बनते हैं। भूपेश बघेल के कुछ करीबी लोग उनके घर के बाहर नारेबाजी की जो रस्म अदायगी कर रहे थे, उस दौरान माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। ये छापेमारी सिर्फ भूपेश बघेल के घर पर नहीं हुई है बल्कि भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित निवास के अलावा भूपेश बघेल के 2 पुराने खासम खात ओएसडी आशीष वर्मा और मनीष बंछोर के अलावा उनकी पुरानी जेल में बंद सेक्रेटरी उप सचिव सौम्या चौरसिया के घर पर भी छापेमारी हुई। महादेव सट्टा मामले में सीबीआई ने अकेले छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि कुल 4 राज्यों में 60 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। बहुत बड़ी तैयारी थी। 60 जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई है। सीबीआई ने जो छापेमारी की है, कई सफेद पोश और कारोबारी इनके जद में आए हैं। छत्तीसगढ़ के जिन 4 जिम्मेदार आईपीएस अधिकारियों की सूरत आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, गौर से देखिए इन अधिकारियों को। पहले आपको नजर आ रहे हैं आनंद छाबड़ा 2001 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, मूलतः पंजाब के हैं। महादेव सट्टा से इनकी क्या सांठगांठ थी, इस बारे में कुछ खुलासे पहले हुए हैं, हमने भी दिखाया था। आगे हम कुछ और बड़ी बातें बताएंगे। 2010 बैच के दूसरे आईपीएस अधिकारी हैं अभिषेक पल्लव, ये मूलतः बिहार के हैं। इन्हें काफी रील बनाने का शौक था। डॉक्टर अभिषेक पल्लव खुद को मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बताते रहे। इसके अलावा 2005 बैच के आरिफ शेख, इनका विवादों से पुराना नाता रहा। बहुचर्चित अंजलि लव जिहाद केस में भी इनकी भूमिका बेहद संदिग्ध थी। 2005 बैच के ये आरिफ शेख मूलतः महाराष्ट्र के हैं। इसी तरह चौथे अधिकारी जो आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं प्रशांत अग्रवाल, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के बताए जाते हैं। 2008 बैच के अधिकारी हैं। इनका काफी इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में बताया जाता है। यही इनकी एक रिश्तेदारी है। इनके साड़ू के साथ इनके क्या संबंध है और किस तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ गलत तरीके से, इस बारे में हम आगे के वीडियो में कुछ खुलासे करेंगे। महादेव सट्टे से जुड़े हुए ऐसे छापेमारी की ढेर सारी जानकारी सामने आ रही है। बहुत बड़ी छापेमारी हुई है। 60 जगहों पर एक साथ ये छापेमारी चल रही है। एएसपी संजय ध्रुव और पुलिस के 2 पुराने सिपाही नकुल और सहदेव के घर पर भी सीबीआई ने दबिश। सुबह सुबह सीबीआई की 10 टीमें रायपुर से रवाना हुई थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भूपेश बघेल जिस एफआईआर में नामजद आरोपी थे, इसमें 21 अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामले मुकदमे दर्ज थे। धारा 120B, 34, 406, 420, 467, 468, 471 और धारा 7(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 यथा संशोधित भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत मामला मुकदमा दर्ज किया गया था। एफआईआर की वो कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसे आप अपनी स्क्रीन में भी गौर से देख सकते हैं। इसमें भूपेश बघेल का नाम आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा महादेव सट्टा के मुख्य प्रमोटर रवि उप्पल, शुभम सोनी, चंद्रभूषण वर्मा, असीम दास, सतीश चंद्राकर, नीतीश दीवान, सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल, विकास छापरिया, रोहित गुलाटी, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा, अनिल कुमार दम्मानी, सुनील कुमार दम्मानी, भीम सिंह यादव, हरिशंकर टिम्बरेवाल, सुरेंद्र बागड़ी, सूरज चोखानी के अलावा और संबंधित अज्ञात ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस के अफसर और ओएसडी के नामों का उल्लेख था। साल भर पहले ये एफआईआर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की थी।
तब लोकसभा चुनाव नजदीक थे। भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी थे राजनांदगांव से। तब उन्होंने आरोप लगाया था कि राजनांदगांव में उनकी जीत सुनिश्चित है, इसलिए छापेमारी हो रही है। आज जब उनके घर पर सीबीआई की छापेमारी हुई है तब भी उनका एक ट्वीट सामने आया है। वो बताना चाह रहे थे कि वो कांग्रेस में काफी सक्रिय हैं, कई बैठकों में जाने वाले थे, उनके सक्रिय रहने से उनके विपक्षी परेशान हैं, इसलिए छापेमारी हो रही है। लेकिन यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है कि पुरानी एफआईआर को 1 साल हो गया और उसके लिए सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। ये नोटिफिकेशन की कॉपी भी मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे हाथ में नोटिफिकेशन कॉपी है, जिसे आप गौर से स्क्रीन में देखिए। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, जो कि 22 अगस्त 2024 को जारी हुई थी। ये नोटिफिकेशन सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि धारा 420, 467, 468, 471, 201, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए इस मामले की सीबीआई जांच की अनुमति दी जाती है। जब तक सीबीआई ने छापेमारी नहीं की थी तब तक भूपेश बघेल कई बार कैमरे के सामने आकर कहते रहे कि मेरे ठिकाने से कुछ नहीं मिला। पिछली छापेमारी में यानी 10 मार्च 2025 को उनके ठिकाने से 33 लाख और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। तब कह रहे थे कि 33 लाख छोटी सी रकम है। आज जब सीबीआई ने छापेमारी की है और कुछ तरीके से छापेमारी की है, प्लानिंग के तहत छापेमारी की है उनके पुराने ओएसडी मनीष बंछोर के भिलाई 3 स्थित निवास में, जहां वो मौजूद नहीं थे, ताला तोड़कर की है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तैयारी कितनी गहरी थी। जब सीबीआई की इस मामले में एंट्री हो ही चुकी है तब आप यकीन मान के चलिए कि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी होगी। ग्राउंड जीरो पर जाकर जिन हालातों को हमने समझा, उन हालातों पर आप गौर करें कि किस तरह से इस बार कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता ही पहुंचे थे। भूपेश बघेल 5 साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने अपने कुछ खास लोगों के लिए कुछ बेहतर काम किए। मौके पर जाकर मैंने खुद उन हालातों को समझने की कोशिश की कि पुलिस के बैरिकेड लगे हुए थे, कुछ लोग तनावपूर्ण हालात लाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोगों को तो यही नहीं पता था कि वो आए क्यों हैं और अंदर चल क्या रहा है। अरे तो भैया हमारे लोग यहाँ पे अपने नेता से मिलना चाहते हैं, नेता से मिलने नहीं देते हो। आपके कर्मचारी हम वीडियो बनाए, मीडिया को भेज रहे हो, आप बाहर मीडिया को भेज रहे हो। आईडी कार्ड दिखा, आईडी कार्ड होने के बाद भी ये आईडी कार्ड अप्रूवल नहीं है, ये आईडी कार्ड नहीं है। क्या गलत बात करते हो भैया, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आवाज दो, अधिकारी लोग हैं, उन लोग कार्यकर्ताओं को जाने नहीं। ठीक है, लेकिन बताइए आप लोग आए किस लिए और छापेमारी क्यों हो रही है, आपको जानकारी इस बारे में? छापेमारी सर इसलिए हो रहे वो तो पता नहीं सर। आज जब सुबह सीबीआई की छापेमारी हुई तब अभिषेक पल्लव भिलाई स्थित अपने बंगले से ड्यूटी के लिए निकलने वाले थे, लेकिन सीबीआई ने उन्हें रोक दिया। ये वही अभिषेक पल्लव है जो महादेव सट्टा में पकड़े हुए छोटे छोटे लोगों को कैमरे के सामने लाकर अक्सर खूब रील बनाया करते थे, खूब मजाक उड़ाया करते थे। खुद को मनोविज्ञान का डॉक्टर बताने वाले अभिषेक पल्लव के बारे में तब भी हमें जानकारी थी। उनकी रोज रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने बायकॉट किया था। राष्ट्रबोध उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होता था, क्योंकि तब भी हमें अच्छी तरह से पता था कि अभिषेक पल्लव किस तरह की चाल चल रहे हैं, किस तरह से खुद को प्रमोट करने के लिए रोज रोज रील बनाते हैं। मीडिया के कुछ लोगों को बुलाकर उनसे अच्छे संबंध बनाकर रील बनाया करते थे। यूट्यूब में उनके वीडियो खूब सारे देखे जा सकते हैं। ऐसे ही कुछ वीडियो को आप गौर से देखिए। उसके बाद अभिषेक पल्लव से जुड़ी हुई उन काली हरकतों को भी समझिए कि जो चीज दिखती है वैसी वो अक्सर होती नहीं है। तुम्हारे तो शरीर में दिल ही दिल है, यहाँ एक दिल, यहाँ ये, इतने दिल वाले हो यार तुम ना। कितने चिट्ठी के जेल गए थे, कब गए थे जेल? अगले साल के 15 अगस्त को गए थे। जब देश आजाद हुआ, तुम्हारे जैसे चोरों से तो आजादी मिली नहीं अपने को। आप ही की नामार्दर्शन होता है ना, तो नेता तो आप ही इस वीडियो में उनके बगल में हंसते हुए नजर आ रहे संजय ध्रुव भी है। संजय ध्रुव उस समय एडिशनल एसपी हुआ करते थे। कुछ मामलों में उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, वो मामला कुछ और था। लेकिन संजय ध्रुव के बारे में जानकारी मिली कि वो सौम्या चौरसिया के बेहद खासम खास हुआ करते थे। कोयला घोटाले वाले मामले में ईडी ने जब सौम्या चौरसिया की भिलाई के सूर्या मॉल के निकट सूर्या विहार के उनके ठिकाने पर छापेमारी की थी, तब ये संजय ध्रुव थे जो केंद्रीय एजेंसियों से
से सौम्या चौरसिया के लिए भीड़ गए थे। अपनी ड्यूटी से आगे जाकर वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सौम्या चौरसिया के कितने करीबी हैं। सौम्या चौरसिया बीते 2 दिसंबर 2022 से आज की तारीख तक जेल में बंद है। कई घोटालों में उनका नाम है और अब जब संजय ध्रुव के ठिकाने पर छापेमारी हुई है तो यहां से एक बात स्पष्ट हो गई है कि उस समय तंत्र कितना मजबूत था और कुछ लोग मीडिया के सामने एक पक्षी खबर दिखाकर खुद को साफ सुथरा बताते रहे। रायपुर के एक और आईपीएस अभिषेक माहेश्वरी के ठिकाने पर भी सीबीआई की छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान माहेश्वरी तो घर पे नहीं थे, उनके घर को सील कर दिया गया। इसके अलावा रायपुर में हवलदार राधाकांत पांडे और संदीप दीक्षित के यहाँ भी सीबीआई की कार्रवाई हुई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि महादेव सट्टा वाले मामले में छत्तीसगढ़ में 70 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसमें 300 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 3000 से ज्यादा खाते मिले जिसे ब्लॉक कराया गया है। इन खातों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। छत्तीसगढ़ में पहली एफआईआर 31 मार्च 2022 को मोहन नगर थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिसमें पहली गिरफ्तारी दुर्ग के आलोक सिंह, खटक सिंह और राम प्रवेश साहू की हुई थी। तब अभिषेक पल्लव ने वीडियो बनाने की शुरुआत की थी। तब उन्होंने बताया था कि सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल दुबई में बैठकर ये कारोबार संचालित कर रहे हैं। दरअसल अभिषेक पल्लव अच्छी तरह से जानते थे कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परोक्ष रूप से अभिषेक पल्लव जैसे लोगों का ही समर्थन मिल रहा था। तब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। अभिषेक पल्लव यह भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि कहां कहां उनके क्षेत्र में सट्टे का कारोबार चल रहा है। वैसे भिलाई महादेव सट्टा का एपिक सेंटर रहा। हमने शुरुआती दौर से महादेव सट्टा के काले कारोबार को दिखाने का बीड़ा उठाया। लगातार हम पर दबाव बनाने की कोशिश हुई। दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने 50-50 लाख रुपए के 2 मानहानि के नोटिस हमें दिए और अलग अलग तरीके से हम पर दबाव बनाने की कोशिश की। उनके राजनीतिक आका भी लगातार हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। बेहद विषम हालातों में राष्ट्रबोध न झुका न रुका। लगातार हम खबरों को दिखाते रहे और आज परिणति सबके सामने है। भूपेश बघेल के घर में ये छापेमारी एक बहुत बड़ा संदेश है। सट्टे के काले कारोबार से खासकर भारत के युवाओं को बर्बाद करने के लिए महादेव सट्टा को इस तरह से राजनीतिक संरक्षण में आगे बढ़ने का मौका दिया गया। ये बहुत बड़ा महापाप है और ऐसे महापाप की सजा जरूर मिलेगी। इसी साल के शुरुआत में 15 जनवरी को सीबीआई ने ईडी और ईओडब्ल्यू से महादेव सट्टा वाला केस अपने हाथ में ले लिया था। तब से माना जा रहा था कि अब और तब कभी भी भूपेश बघेल की गर्दन नापी जाएगी, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आज जब सीबीआई की छापेमारी हुई है, उनके करीबियों के यहाँ हुई है, तो इस मामले में हमें गहराई से यह भी समझना होगा किसे कितना कितना पैसा मिलता था, हर महीने मिलता था। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी किस तरह से 450 करोड़ रुपए के बंदरबाट में लगे हुए थे। कुछ सफेद पोस्ट लगे हुए थे, बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए थे। इतना सारा पैसा आखिर वो करते क्या होंगे? लोग सोचते होंगे कि कहां कहां निवेश किया गया। वो सारी जानकारी एक एक कर सामने आ रही है। भूपेश बघेल के पुराने करीबियों के यहाँ जो 10 मार्च को छापेमारी हुई, तब भी कुछ महत्वपूर्ण कागजात मिले थे। वो जानकारियां भी सीबीआई से जरूर शेयर की गई होगी। सीबीआई ने जैसे ही ईडी और ईओडब्ल्यू से केस अपने हाथ में लिया, उसके बाद से माना जा रहा था कि अधिकारियों नेताओं के यहाँ छापेमारी होगी। गोपनीय जांच चल रही थी। तब शुरुआती दौर में ईओडब्ल्यू और ईडी की कार्रवाई सिर्फ पैनल चलाने वालों तक सीमित रह गई थी, लेकिन केस डायरी में दर्ज नेताओं और अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही थी। जबकि यह स्पष्ट हो चुका था कि भूपेश बघेल की सरकार के प्रभावशाली अधिकारियों और नेताओं को सट्टा बिना किसी रिकॉर्ड के चलाने के लिए सिक्योरिटी मनी के तौर पर हर महीने करोड़ों रुपए बांटे जाते थे। सट्टेबाजी के एक प्रमोटर शुभम सोनी ने खुद दुबई से एक वीडियो जारी किया था विधानसभा चुनाव के पहले। उसके बाद कार्रवाई तेजी से हुई। जेल में बंद पुलिस के पुराने एएसआई चंद्रभूषण वर्मा से भी बारीकी से पूछताछ हुई। चंद्रभूषण वर्मा इसलिए विनोद वर्मा से नाराज थे क्योंकि भूपेश बघेल के राजनीति सलाहकार रहे। विनोद वर्मा ने उनसे रिश्तेदारी होने से इनकार कर दिया था। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर वो झटका दिया था। उसके बाद झटका देने की बारी चंद्रभूषण वर्मा से थी। उसने जेल के अंदर से वो सारे राज उगल दिए और बताया कि वो किस किस को कितना कितना पैसा पहुंचवाता था। यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी।
चंद्रभूषण वर्मा ने पहले ही ईडी को बता दिया था कि 3 ओएसडी को हर महीने 35-35 लाख रुपए वो पहुंचाता था, जबकि भूपेश बघेल सरकार के एक सचिव को हर महीने 1 करोड़ रुपए जाता था। ध्रुव के 2 कारोबारियों को भी 1-1 करोड़ रुपए हर महीना मिलता था। उस एएसआई ने और चौंकाने वाली जानकारी देते हुए बताया कि आईजी रैंक के अफसरों को 20-20 लाख रुपए और एसपी को 10-10 लाख रुपए और रायपुर और दुर्ग के एएसपी रैंक के अधिकारियों को 35-35 लाख रुपए हर महीने जाता था। इसके बाद ईडी ने महादेव सट्टा वाले मामले में 2296 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले 2 नवंबर को असीम दास की गिरफ्तारी हुई थी। रंगे हाथों असीम दास पकड़ाया था। वो एक कुरियर एजेंट का काम करता था। 5 करोड़ 49 लाख रुपए उससे नगद बरामद हुए थे। उसके बाद दुबई में बैठे शुभम सोनी का एक वीडियो काफी चर्चित हुआ था, जिसमें शुभम सोनी ने जो बातें कही थी वही बातें अक्षरशः सही साबित होती नजर आ रही है। प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। तो शुभम सोनी ने जैसे ही बिट्टू भैया का नाम लिया तो इस मामले में कुछ और ही रंग सामने आया। गहराई से पड़ताल हमने भी की। पता चला कि भूपेश बघेल के साहबजादे चैतन्य बघेल यानी बिट्टू भैया एक बिल्डर का काम करते हैं और बिट्टू भैया के ही कुछ करीबी लोग महादेव सट्टा और शराब वाले मामले से जुड़े हुए हैं। सीधे तौर पर भूपेश बघेल उनके परिवार की इस बार भी भूमिका सामने आ रही है। इस बार मामला ईडी का नहीं है, सीबीआई का है। जिन्हें सीबीआई का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड पता है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सीबीआई की कार्रवाई ईडी और अन्य एजेंसियों से कहीं आगे की होती है, बहुत पहले की तैयारी होती है। लगातार पड़ताल के बाद एक साथ जिस तरह से अचानक छापेमारी हुई, वहां भूपेश बघेल की स्थिति और कमजोर होने वाली है। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने अलग अलग ठिकानों पर जहां जहां छापेमारी की गई, चाहे वो अभिषेक पल्लव का बंगला हो, चाहे संजय ध्रुव का बंगला हो या देवेंद्र यादव का भिलाई सेक्टर 5 स्थित बड़ा बंगला हो, सब जगह हमने ग्राउंड जीरो पर अपना कैमरा लेकर मौके पर जाकर तपती धूप में आपके लिए खबर तैयार करने की कोशिश की। वहां बाहर तो कोई नजर नहीं आया, लेकिन भूपेश बघेल के घर के बाहर जो चंद लोग खड़े थे उसके अलावा भूपेश बघेल की एक झलक मिली। मायूस और परेशान नजर आ रहा है भूपेश बघेल के लिए। आने समय में राजनीतिक हालात कितने कमजोर होंगे या कितने विषम होंगे, इस बारे में कांग्रेस की राजनीति की बेहतर समझ रखने वाले दशकों तक पत्रकारिता के मंजे हुए वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा से हम इस बारे में बात करेंगे। अनिल जी, आपका स्वागत है राष्ट्रबोध में। जो हालात हैं, जिस परिस्थिति में भूपेश बघेल के यहाँ छापेमारी चल रही है, उनकी राजनीतिक परिस्थिति आगे कैसी हो सकती है? क्या राजनीतिक भविष्य देख पा रहे हैं भूपेश बघेल का? प्रदेश कांग्रेस कमेटी भूपेश बघेल के मामले में अलग थलग बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी हुई है। जो उनके कुछ समर्थक हैं निश्चित रूप से उनके पक्ष में आवाज़ उठाते हैं, किंतु इतना पर्याप्त नहीं है। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भले ही उनको आज राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है, पंजाब का प्रभारी बना दिया गया है, किंतु आने वाले समय में भूपेश बघेल के पास ये जिम्मेदारी रहेगी या उनसे छीन ली जाएगी, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। भूपेश बघेल के ठिकाने पर जब पिछली बार छापेमारी हुई थी 10 मार्च 2025 को, तब राहुल गांधी जो कांग्रेस के सुप्रीमो या सर्वे सर्वा है, तब उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया था। वो संकेत ही साफ तौर पे बता रहे थे कि भूपेश बघेल के लिए परिस्थितियां कांग्रेस में बहुत अच्छी नहीं है। आज जब ग्राउंड जीरो पर हमने अपने सहयोगी गौरव तिवारी के साथ जाकर उन हालातों का जायजा लिया, तभी हमें स्पष्ट हो गया था कि इस बार वैसी संख्या नहीं थी जैसे कि ईडी की छापेमारी के दौरान थी। हो सकता है आने वाले दिनों में जब भूपेश बघेल की गिरफ्तारी होगी तब हालात और ज़्यादा विषम होंगे। खासकर कांग्रेस की छवि का सवाल वहां उत्पन्न होगा। जब ढेर सारे सबूत भी आएंगे तब वहां जनता ऐसे दागी मामलों में किसी राजनेता या राजनीतिक पार्टी का साथ नहीं देना चाहती। क्या कहना आपका इस बारे में? जहाँ तक भूपेश बघेल को लेकर कांग्रेस हाईकमान का रवैये की बात है, तो निश्चित रूप से अभी जो स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से भूपेश बघेल के पक्ष में किसी का ना कोई बयान आ रहा है, ना कोई स्टैंड आ रहा है। आपको पता होगा कि पवन खेड़ा की को लेकर जब ईडी ने कार्रवाई की थी
तो समूचा कांग्रेस उसके पक्ष में खड़ा हो गया था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था और सुप्रीम कोर्ट से वहाँ उसको राहत मिली थी। परंतु भूपेश बघेल को लेकर पूरा कांग्रेस हाईकमान जिस तरह से चुप्पी साधे बैठता है, उससे साफ लगता है कि ये लड़ाई भूपेश बघेल को खुद अकेले लड़नी पड़ेगी। भूपेश बघेल की गिरफ्तारी से जुड़ी राष्ट्रबोध में हमने तमाम पहले भी वीडियो दिखाई है और ग्राउंड जीरो पर हमने तथ्यों के साथ जानकारी प्रस्तुत की है। कुछ लोग हमें भूपेश विरोधी बताते रहे और कहते रहे कि आप उनकी गिरफ्तारी का कोई मिशन चला रहे हैं, तो हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं, सत्य के साथ हम खड़े रहते हैं। हम पर जब दबाव बनाने की कोशिश की गई, मानहानि के नोटिस दिए गए, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया गया दूसरी खबरों के माध्यम से, वहाँ शुद्ध पत्रकारिता का गला घोटने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम तब भी नहीं झुके, अब भी नहीं झुके हैं। आने वाले समय में सत्ता सिस्टम में यदि कोई बैठा हुआ व्यक्ति बेईमानी करेगा, जनता समाज और धर्म के विरुद्ध कार्य करेगा, तो हम ईमानदारी के साथ पत्रकारिता के धर्म का पालन करेंगे। सीबीआई की छापेमारी से जुड़ी इस खबर के बाद आगे भी बहुत कुछ होने वाला है, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि लगातार राष्ट्रबोध को देखें। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। हमारा अब भी मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोग जब बेईमान हो जाते हैं तो वहां से राजनीति बदनाम हो जाती है। इसलिए अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो ऐसे ही बुरे लोगों का कब्जा रहेगा। देश और समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरों को जानने समझने के लिए कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी किसी बड़े अपडेट के साथ, नए खुलासे के साथ मैं आपसे फिर मिलने वाला हूँ। नमस्कार।